Hello and welcome to Dr. Speak. In the next 1 hour, we'll solve all your queries related to COVID-19. It's a phone-in program, so you can call us on the numbers that will be flashed on your screen in some time. And you can also ask your questions from our panel of our doctors on social media, that is Twitter and Facebook. I'm Abhishek and with me is my colleague Asim. बहुत शुक्रिया अभिषेक। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम होता है हमारा डॉक्टर स्पीक का, उसमें हम आपके सवाल, खासकर जो कोरोना से संबंधित सवाल हैं, उनको हम लेते हैं और हमारे साथ जो बहुत ही विशेषज्ञ डॉक्टर्स इस पैनल में होते हैं, इस प्रोग्राम में होते हैं, उनके सामने आपको उन तमाम सवालों को रखने की कोशिश करते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि आपके तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब मिल जाए। लेकिन आज का दिन, आज का ये कार्यक्रम इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इस वक्त देश के 3 अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं और ख़ास इसलिए भी क्योंकि उन 3 जगहों पर वैक्सीन जिस तरह से डेवलप किया जा रहा है, उसकी ट्रायल्स चल रही हैं, उसका खुद वो मुआयना कर रहे हैं, जायज़ा कर रहे हैं और लगातार हम आपको आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री जो हैं वो हैदराबाद में है और हैदराबाद में किस तरह से वैक्सीन का ट्रायल, वैक्सीन किस स्टेज पर चल रहा है, किस तरह की तैयारियाँ उसको लेकर चल रही हैं, इसका वो जायज़ा ले रहे हैं। तो इसी कार्यक्रम में हम इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस कार्यक्रम में 3 बहुत ही खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं डॉक्टर एमवी पद्मा श्रीवास्तव, जो कि प्रमुख हैं न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट एम्स से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ अब से कुछ ही देर के बाद जुड़ेंगे डॉक्टर अनिल गर्टू, जो कि प्रमुख हैं औषधि विभाग LHMC, जो कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है। और उसके बाद हमारे साथ तीसरे मेहमान जुड़ेंगे डॉक्टर पुनीत मिश्रा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एम्स के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन डॉक्टर पद्मा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा और बधाई भी आपको देना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने वॉलंटरीली जो एम्स में जो फेज़ 3 का ट्रायल चल रहा है उसको आपने खुद एडमिनिस्टर किया है, उस वैक्सीन को आपने लिया है। सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। इट्स बीन एन ऑनर। इनफैक्ट डॉक्टर पुनीत मिश्रा ही थे जब मेरा वो जो डोज लगी है। आई डोंट नो वेदर इट इज अ वैक्सीन, क्योंकि एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, फेज 3 ट्रायल, जिसमें किसको वो मेडिसिन मिला, किसको प्लेसिबो मिला, ये जानकारी पता नहीं चलती है। ट्रायल के बाद ही पता चलता है। एंड दिस इज द वे द साइंस एक्चुअली एस्टैब्लिशेस की सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये मेरा आई फील आई एम फॉर्चुनेट, इट्स माय ऑनर बिकॉज 2 रीजन से। कोवैक्सिन इज अ प्रोडक्ट बाय इंडिया, फॉर इंडिया एंड ऑफ इंडिया, इजंट इट? क्योंकि और इस जैसे जो तरह तरह के जो वैक्सीन अभी बन रहा है, फेज 3 ट्रायल्स एंड बियॉन्ड भी आ गई है, तो डेवलप्ड नेशंस के साथ साथ जो भारत देश इतना तरक्की में आ गई है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस की एक प्रूफ है। बिल्कुल। तो मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ वैक्सीन एक्सपर्ट, बट जस्ट बीइंग इन दिस फेज 3 इटसेल्फ इज ग्रेट। एंड सेकेंडली, मेरे इंस्टीट्यूट जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो एक फोरफ्रंट में है, फोरफ्रंट में थी, अब रहेंगे ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैंडेमिक। और मैं उस महान इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हूँ। सो ऑल्सो इज प्रोफेसर पुनीत मिश्रा। तो एंड इन दिस इंस्टीट्यूट इफ आई कुड वॉलंटियर टू द साइंस, तो वो मेरी सौभाग्य है। सो इट्स वेरी माय ऑनर। मैं ऐसे फर्स्ट वॉलंटियर बन के नहीं गई थी, जस्ट हैपेंड। एंड ये एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया लगा। मुझे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैं वो लगवा के सीधा हॉस्पिटल चली गई, पूरी काम की, अभी भी कर रही हूँ। तो इट इज बीन एब्सोल्युटली नाइस, नो प्रॉब्लम एक्सपीरियंस, and I wish this trial all success. Right, Dr. Padma, good afternoon. Abhishek here. But it takes great guts to do that, to be the volunteer. But tell us, elaborate more, how was the experience when the vaccine was inoculated first? And also, I mean, what prompted you to be the volunteer? So, the second question first, so the why I was prompted, no one prompted me. From मेरी innate desire थी कि I contribute to science, and this is as I said before, कि one, because Covaxin is my country's product. This is my institute. Wanted to contribute to science. The second is experience, जो कहते हैं कि कितना well oiled machinery थी, and वो full credit it goes to the department of जो PSM, जिसके साथ अभी आपसे जुड़ेंगे प्रोफेसर पुनीत मिश्रा। इनफैक्ट ही वाज देयर टू टू ओवरसी कि वो इनोकुलेशन हुई मेरी। एंड
तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इंस्टीट्यूट के अलावा और बहुत सारे सेंटर्स है जहां कोवैक्स की फेज 3 ट्रायल शुरू हुई है। तो जब मैं गई तो मुझे तुरंत बिठाया था, तो मेरी जो वाइटल्स होते हैं, जो वेट लिया है, हाइट लिया है, तो बीएमआई कैलकुलेट हुआ और ब्लड सैंपल लिया जिसमें हमारे इम्यूनोलॉजिकल पैरामीटर्स वगैरह होता है, आरटीपीसीआर हुआ ताकि मेरी कोविड स्टेटस पता चले, देन डिटेल्ड हिस्ट्री लिया कि और कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, एंड उम्र क्या है, एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज दीज आर एब्सोल्युटली एसेंशियल ताकि फॉलो अप रहे। और उसके बाद ये कुछ देन the information is transmitted to a central station, वहां पे रैंडमाइजेशन, मतलब किसी को पता नहीं कि मेरी जो नंबर जो मुझे एलोकेट होता है वो नंबर दवा की है या प्लेसिबो का है, वो नंबर थी ऑनलाइन में एंड वो नंबर के अनुसार अपनी फ्रिज से वो दवाई लिया था, सो दैट इज अलॉटेड टू मी। तो फर्स्ट डोज मुझे लगा कितना एक्सपीरियंस है, कितना आसानी से ये सब कर दिया, तो मुझे तो कुछ दर्द भी नहीं लगा। आफ्टर विच दे हैव गिवन मी दैट द डॉक्यूमेंट की जो भी मुझे लगे, कोई सोर थ्रोट हुआ, कोई खांसी हुआ, कोई बुखार हुआ, नोट करते जाए एंड अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल हर 7 दिन मुझे फोन करके वो पूछेंगे कि मैं ठीक हूं या नहीं, एंड वो जॉट डाउन करना है, एंड 28 डेज के बाद मुझे दूसरी शॉट भी लगेगी। तो दिस इज द एंटायर protocol and the entire thing was so smooth. जी, I congratulate Department of PSM for doing this so well. That has been my experience. लेकिन डॉक्टर पद्मा, चूंकि बहुत से लोग हालांकि हेजिटेट करते हैं कि वो जाएं खुद से वॉलंटियर होके और इस चीज़ को लें, लेकिन बहुत से लोग चाहते हैं कि वो जाएं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो लोग जाना चाह रहे हैं अपने मन मर्जी से और चाहते हैं कि वो डोज उन्हें लगे और उन पे ट्रायल हो, किस तरह से जो संस्थाएं चाहती हैं, तो मैम जो लोग चाहते हैं उनके लिए, उनकी जानकारी के लिए अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कि अगर कोई वॉलंटरली जाना चाहता है और उस ट्रायल में शामिल होना चाहता है तो इसके लिए प्रोटोकॉल्स क्या कुछ कहते हैं? राइट। तो प्रोटोकॉल शायद अभी आपको प्रोफेसर पुनीत मिश्रा और विस्तार से आपको बता देंगे, क्योंकि वो प्रोटोकॉल हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पीएसएम एम्स में है जी। तो कैसे ऑनलाइन ज्वाइन करना है और किस तरह से वो लेते हैं, ऑब्वियसली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस होगा जी। इसी कि अगर हमारे पास 1000 ये जो शॉट्स होते हैं, अगर 3000 लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस में है। लाइक फेज 2 ट्रायल में कुछ बहुत ही एक नैरो जो स्पेक्ट्रम होते हैं, जैसे इस उम्र से ज्यादा नहीं, डायबिटिक्स नहीं, ब्लड प्रेशर वाले नहीं, कोमॉर्बिड वाले नहीं, ऐसे जो रिस्ट्रिक्शंस इस ट्रायल में नहीं, बिकॉज फेज 3 इज मोर की सारा तरह के पेशेंट्स ले, डायबिटीज को भी ले, एल्डरली को भी ले, नॉर्मल पीपल को भी ले, ताकि उनमें कैसे, दैट इज अ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। तो फेज 3 में सारे आ जाएंगे, पर आई थिंक द एग्जैक्ट वे टू ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करना है प्रोफेसर पुनीत मिश्रा बिल्कुल देंगे। आई थिंक वो ऑनलाइन की कैसे वो लिंक भी आपको बता देंगे। यू नीड टू रजिस्टर फॉर द ट्रायल एंड आप जितना जल्दी करें उतना अच्छा है, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट राइट, या गो अहेड। लेकिन मैम ये भी, चूंकि हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, क्योंकि हम लगातार खबरों में कहते हैं कि अमेरिका की कुछ कंपनियां, ब्रिटेन की कुछ कंपनियां, रूस की कंपनियां लगातार जो वैक्सीन है उसके बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। भारत में भी लगातार बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो इसको बनाने में लग रही हैं। आप अगर हमारे दर्शकों को बता सकें अपने अनुभव से कि किस तरह से भारतीय कंपनियां या फिर विदेशी कंपनियां, कौन इस रेस में इस वक्त आगे चल रहा है, किसकी दवा, किसकी वैक्सीन सबसे पहले पहुंचने वाली है मार्केट में? आई थिंक वो तो आपको भी पता है सर कि वो जो आई थिंक फाइजर वुड बी द फर्स्ट वन, बिकॉज वो बहुत आगे चल चुके हैं। आई थिंक इन द December 2nd week itself they are trying to launch it, वो जो अप्रूवल के साथ। नाउ फाइजर और मॉडर्ना आर द mRNA वैक्सीन्स। सो mRNA वैक्सीन्स का 2 इश्यूज है। एक, हमें ज्यादा एक्सपीरियंस है ना mRNA वैक्सीन्स में, बिकॉज वो जेनेटिक मटेरियल है। सो दूसरी चीज है कि वो जो कोल्ड चेन, जो स्टोरेज एंड ऑब्वियसली द ट्रांसपोर्ट, तो वो किस तरह सारा दुनिया में कैसे वो अपना सकते हैं इज अ सस्पेक्ट, इट्स अ ह्यूज चैलेंज इवन फॉर अ डेवलप्ड वर्ल्ड। द सेकंड इज दी जो इस तरफ स्पुतनिक एंड द चाइनीज वैक्सीन्स,
उसका डाटा जो है अभी पब्लिश ज्यादा हुई नहीं जितना मेरी जानकारी होती है. एंड एज साइंटिस्ट वी आर ऑल्सो अ लिटिल बिट यू नो we need to see the data. जो visual belief would be a better thing to do. But however, I'm sure they must be having it. अभी वो publish नहीं हुआ. ऑक्सफोर्ड जो एस्ट्रोजेनिका का है, जो सीरम इंस्टीट्यूट हमारा कर रहे हैं, तो दैट इज रनिंग अ पैरेलल प्रोग्राम उस तरफ यूके एंड आल्सो इंडिया में. एंड आई थिंक दैट इज अ वे फॉर दैट इज वन थिंग व्हिच इज वेरी क्लोज विद कोवैक्सिन जो बायोटेक जो हमारा इंडियन पूरी तरह इंडियन वाला है, एंड जो स्पुतनिक जो रशियन वाला है. तो आई थिंक वो आपको जानकारी है कि ये तीनों आई थिंक आर हेड टू हेड राइट नाउ इन इंडिया. बट फाइजर मॉडर्ना का mRNA जो दुनिया में हो सकता है पहले आ जाए, पर आई थिंक भारत देश में तो हमारा ये तीनों में शायद आ जाएंगे. But Dr. Padma, I'm more curious to know about your elaborated experience. I mean, most of the vaccines we know they are side effect free. But I was reading it somewhere. I seen that when the vaccine is inoculated, you feel a bit of side effects. Did you feel anything? Maybe diarrhea, nausea, maybe giddiness. Anything you want to share? Nothing. In fact, I was wondering what did I receive. You know. See, because it's a randomized trial, so you could receive the medicine, you could receive the placebo. So, but it doesn't really matter, isn't it? Because this is how science develops. Yeah. But मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. इनफैक्ट लोकली कोई पेन भी नहीं हुआ. बाकी वॉलंटियर्स को भी लगी थी मेरे साथ, तो उनको कुछ लोगों में लोकल थोड़ा सा वो जो दर्द हुई थी, जो यूजुअल फ्लू वैक्स जो नॉर्मल फ्लू वैक्सीन में भी होती है, और वो ठीक हो गया. किसी को कोई टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ा. एक वॉलंटियर को माइल्ड से थोड़ा सा फीवर और सोर थ्रोट आया था, वो भी सेटल हो गया. तो आई थिंक इट डिफर्स साइड इफेक्ट्स एज सच. बट जानकारी में हमें ये भी मिला कि साइड इफेक्ट्स ज्यादा तक कुछ खास आई नहीं फेज 2 में. और जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है, क्योंकि मैं पार्ट ऑफ द ट्रायल में हूँ, किसी को भी कोई भी मेजर साइड इफेक्ट्स अभी तक मेरी जानकारी में नहीं हुआ. और जैसा कि आप मैम बता रही हैं कि ऐसे ही लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जो पूरी तरह से स्वस्थ हों, हेल्दी हों. लेकिन आपने बताया कि जैसा कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया और सेकेंड डोज जो है वो भी आपको अब लगने वाली है इस वैक्सीन की. तो ये जो गैप है, एक तो जो आप बता रहे हैं कि सेकेंड डोज लगने वाली है, तो ये गैप आखिर क्यों, कितने दिनों का लिया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, और सेकेंड डोज देने के पीछे भी क्या रीजन है? And the criteria also. You can answer that later. Yeah, so you see what is the protocol, why a second dose, I won't be the best judge to answer you, because वो जो vaccine developers के बारे में होती है. So you all know, even Oxford had this low dose, high dose, high dose, high dose, and so I think one shot versus couple of doses. But generally when you have another dose, it is a booster usually when the vaccines are given. But आपको actually I'm sure you also know about it. You just want me to say it aloud that we are always on a learning curve as far as COVID is concerned. This is one virus none of us knew, no generation knew, so we are learning. So, but in general, whenever there is a second dose or a third dose, it is booster, because we have to see how the immunity develops, immunity builds, and also immunity stays, and for how long it stays. So in process mein, I think the second dose is being given. The third part is every week they're going to ask me, how am I doing? And in this trial, apparently there are 3 phases. एक जिसमें ये second dose देते हैं, and then they're going to monitor the symptoms and signs and the development of any flu or COVID, if at all, unfortunately it does. Second cohort is they're going to test antibodies. So उसमें तो antibodies test करके देखेंगे जिनमें एंटीबॉडीज आ गई है. तो जब एंटीबॉडीज आ जाती है, इट्स अ प्रूफ कि वैक्सीन अच्छी तरफ काम कर लिया और आपकी प्रोटेक्शन आ गई जिसमें. एंड देयर इज अ थर्ड फेज, देयर इज अ थर्ड कोहॉर्ट आल्सो वेयर दे आर लुकिंग एट अदर पैरामीटर्स. सो दे आई टोल्ड यू दे हैव आल्सो टेकन ब्लड, सो दे आर लुकिंग एट लॉट ऑफ पैरामीटर्स in different cohorts. So it's a mammoth size trial, and probably even more greater detail you will get to know Dr. in people Padma, who designed this whole study. मेरा ये सवाल होगा मैम कि जिस तरह से आपने बताया कि जो एंटीबॉडी डेवलप होती हैं
उसको देखा जाता है और किस तरह से। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं मैम कि ये जो एंटीबॉडीज़ जो क्रिएट होती हैं, जो डेवलप होती हैं, उनकी भी शेल्फ लाइफ पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी में बहुत दिनों तक होती है, किसी में बहुत कम दिनों तक होती है। तो फिर ये जो सैंपल साइज लिए जाते हैं, उनमें किसकी बॉडी में कितने दिनों तक उनकी सेल्फ लाइफ होगी एंटीबॉडी की, फिर इसकी स्टडी कैसे की जाती है और इसके आधार पर फिर कैसे कंक्लूजन निकाला जाता है? बिल्कुल सर, भाई बहुत सही। इनफैक्ट यू शुड हैव गॉन इनटू साइंस, यू नो, यू आर अ ग्रेट रिसर्चर। सो एक्चुअली दैट इज द रीजन, वो नंबर्स के ऊपर होता है। एनी टाइम देयर इज एक कोई यू नो ऐसे संदिग्धता है, ये होता है कि वी डोंट नो कि कैसे हम जजमेंट को बेस करें, तो यू टेक ग्रेट नंबर्स में बहुत सारी चीजें इक्वेट होती है। और रिमेंबर दिस इज एन आरसीटी की मतलब यही है कि आप किसी को प्लासिबो की मतलब उसमें मेडिसिन नहीं है, किसी को आप मेडिसिन दे रहे हैं। व्हेनेवर यू हैव टू ग्रुप्स, तो बहुत सारे ऐसे चीज कि इनमें भी थोड़ा एंटीबॉडीज हो, इनमें बहुत सारा एंटीबॉडीज हो, इनमें एंटीबॉडीज नहीं हो, इनमें भी एंटीबॉडीज नहीं हो। कौन सी फैक्टर्स, मतलब इम्यून पैरामीटर्स, रिमेंबर ब्लड भी लिया गया, उसमें इम्यूनिटी देखते हैं। मेरी इम्यूनिटी आपसे अलग होगा, तो वो पैरामीटर्स के अनुसार किसको कितना एंटीबॉडीज लगी, किसको नहीं हुआ, किसको बहुत ज्यादा हुआ, किसको कोरोना हुआ, किसको कोरोना नहीं हुआ, ये सब लास्ट में ये सब ग्रुप एनालिसिस करके दे एनालाइज। दिस इज जनरली साइंटिफिक लिटरेचर में ऐसे करते हैं। आई एज्यूम कि this is a kind of methodology they would actually employ even this. So remember, for any science, big numbers, so that जो what we call as co-variables, वो ना balance हो जाता है both the groups में, and they get sort of, you know, they get the ratio which will tell you कि कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है, so you can get the amount of difference, so that will help you. Okay, so उसमें हम statistics लगाते हैं and we look at what is statistically significant. That way. I mean, you were telling about the criteria also of choosing a candidate. I mean, what all tests are conducted beforehand before the vaccine is given? Yes. So the criteria, as I understand, for a phase 3, they're looking at all. मतलब elderly also, जिसको diabetes, blood pressure and comorbid है उनको भी, जिसको कोई problem नहीं है, and जो normal adults है, you know, 18 years, 19 years, 22 years, 40, 50, 70, 80. So you are getting entire spectrum which is more like a real world. Okay, so that has been the criteria of taking. And क्या blood parameters वो you know what are they doing, I don't know, but immune parameters जो है generally immunological, वो that depends on what is going to be your reaction to a kind of a stimulus, तो वो देखते हैं। तो then in this trial obviously sir सब कुछ तो बाहर नहीं आते because it is a trial, तो they will not be able to divulge everything. Then the vitals, the demographics, आपका RT-PCR are the main things that they have calculated. Most important आपका कोविड टेस्टिंग हो जाएगा कि आपको obviously अगर already आप पॉजिटिव है तो नहीं जाएंगे ना, तो that is a mandatory thing. And then a follow-up, a very rigorous follow-up. So I am expecting a phone call every 7 days जहां भी हूँ, तो they are going to call me and they are going to take out all things कि आपको ये हुआ, क्या हुआ, everything. जी, you know, that's how it is. जी, लेकिन डॉक्टर पद्मा, चूंकि ये फेज 3 का ट्रायल अभी चल रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद जल्दी वैक्सीन आ जाएगी मार्केट में, लेकिन अगर आपके पास जानकारी होगी मेरे ख्याल से, लेकिन फेज 1 और फेज 2 की बात करें तो इस रैंडम सैंपलिंग में जो लोग वॉलेंटरली आए और अपने आप को उन्होंने कहा कि चलिए मैं इसमें शामिल होना चाहता हूं, उसमें मैम फीमेल पार्टिसिपेशन कितना रहा, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने तो बहुत अच्छा ये काम किया कि फेज 3 में। मुझे आई हैव नो आइडिया, I don't know that part of it, but this much I can tell you, you know, with permission of Professor Puneet Mishra, that ये जो phase 2 trial में हमको जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने उन्होंने लिया है, they were healthy people without comorbid, उनको वैक्सीन जो मिला है उनको भी कोई ज्यादा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट कुछ लोगों को जो मैं जानती हूँ उनको एंटीबॉडीज बहुत अच्छा हुआ। That you know, I'm giving you a secret there. So they had apparently very good antibodies, which is a very encouraging sign. But क्या परसेंटेज में फीमेल्स थे और एग्जैक्टली क्या एज ग्रुप की ब्रेकअप थी
वो मुझे नहीं नहीं तो क्या पता मैम है। उसमें भी वैरी करता है क्या कि जो मेल बॉडी फीमेल बॉडी और उसमें किस तरह से कोई वैक्सीन एंटीबॉडी क्रिएट करती है, ये मेल टू फीमेल वैरी करता है या फिर एक ही जैसा रहता है? Male to female variation is more hormone based because obviously hormones are different. But the immune status is not really only hormone based. Immune status is according to your essentially the power of your defense. So defense mechanisms is not sex based alone. तो मेरे ख्याल में इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है थोड़े बहुत हार्मोन बेस्ड हो, बट ज्यादा तक तो नॉट हार्मोन बेस्ड. हार्मोन बेस्ड प्रोफाइल्स आर वेरी डिफरेंट terms of certain transmitters and certain balances. But however, immunity आपकी प्रोटीन कितना है, आपकी इंटेक कैसा है, आपकी बॉडी डिफेंस कैसा है, लॉट ऑन डिपेंड्स ऑन दैट. लेकिन मैम जो बेस्ट, अगर मैं कहूँ बेस्ट सैंपल और एज वाइज अगर देखा जाए तो बेस्ट सुटेबल एज इसमें कौन सा माना जाता है? I think it would be, you see, the best one in terms of safety, in terms of efficacy, right? So we are more bothered about safety also. The safest will be a young adult with no comorbid, right? But efficacy अगर आपको देखना है तो you're protecting the comorbid and the elderly. तो वहां पे अगर हम प्रूव कर दिया तो this is would be the best vaccine. Safety will be best in a young person with no comorbidity, and that is true across whatever vaccine, whatever be the disease. Right, ma'am, you have certainly set an example. Dr. Puneet Kumar Mishra has also joined us, who is Department of Community Medicine, AIMS. Welcome, Dr. Puneet. Dr. Puneet, we were discussing about the vaccine, the trials that were conducted, and Dr. Padma, she was the volunteer. We had a big discussion with her. You also tell us, I mean, what is the criteria that is followed? I mean, how the volunteers are chosen, and what is the elaborated criteria that is followed beforehand? Yeah, as Dr. Padma, she was telling about the different phases, and she got vaccine during phase 3 trial. It seems we are not getting डॉक्टर Dr. मिश्रा की Puneet's आवाज हम तक नहीं पहुंच audio. पा रही है. Yeah, Hello, can you hear me now? we'll try to connect with him again, but Dr. मिश्रा Padma is आपकी with आवाज us. नहीं पहुंच Yeah. पा रही है हम तक. Acha, let me connect again. I think there is some issue. With, But Dr. Padma, will come back to you again. I mean, what do you want to tell people? I mean, you have actually set an example. What do you want to tell people who are actually scared of being the volunteer? What do you want to tell them? A lot of viewers are watching you. Don't be scared, please. आपको ट्रायल में पार्टिसिपेट करना है, आपको लगवाना है तो प्लीज कम. जस्ट डोंट बी स्कैर्ड. आई हैव टेकन इट, आई एम फाइन, आई एम टॉकिंग टू यू. डोंट बी स्कैर्ड. ओके, लेकिन मैम ये भी एक मेरा सवाल होगा कि जिस तरह से अभी एक जो रिसर्च ये हो रहा है कि जिस तरह से mRNA की बात हो रही है और mRNA के जरिए ही इस तरह के वैक्सीन्स को अभी डेवलप किया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? खासकर अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी बात करूं और नेशनल लेवल पे बात करूं, mRNA को सिलेक्ट करने के पीछे अहम वजह आप क्या मानती हैं? सर अगेन, मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैं वैक्सीन एक्सपर्ट हूँ नहीं, पर जितना जानकारी मुझे लिटरेचर से मिला है, ये कह सकती हूँ कि कोविड के उसको लिपटने के लिए कई तरीके से, एक होल वायरस, दूसरा जो वायरस जाके किसी को रिसेप्टर को जो अटैच करती है वो रिसेप्टर का, थर्ड इज द व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोटीन इट वुड टेक एंड व्हाट इज द ऑफेंस इट हैज ऑन द सेल, सेलुलर सिस्टम, जो जाके अंदर जाके सेल को अटैच करके क्या क्या उसको ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय करती है. सारे सिंपलिस्टिकली पुटिंग, देयर आर सेवरल ऑफ दीज वेज ऑफ अटैकिंग. इसमें जो है mRNA का ये था कि एक प्रोग्रामिंग भी देख लीजिएगा. तो व्हाट इट डज इज ऑब्वियसली इट इज प्रोग्रामिंग द नॉर्मल हमारा जो होस्ट सेल्स टू रिएक्ट टू प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी, कि ताकि जो वायरस जब भी आती है उसको लिपट के उसको किल कर दे. तो इट इज प्रोग्रामिंग. सो रिमेंबर द वर्ड प्रोग्रामिंग. द सेकेंड एस्पेक्ट इज कि जो कोवैक्सिन है बाकी है, दे आर किल्ड वायरसेस. वायरस को मार दिया, द वायरस इज नॉट अलाइव. तो उसके साथ जो वैक्सीन बनती है, जो हमारे बहुत सारे वैक्सीन है. ओके, सो देयर आर सेवरल ऑफ आवर वैक्सीन व्हिच आर बीइंग यूज्ड राइट नाउ. देन द थर्ड एस्पेक्ट इज
जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होते हैं, तो वो अभी भी जिंदा है, उसको एटेन्यूएट कर दिया, दैट मीन वो ग्रो नहीं करेगा, उसको दे दिया, तो वो उसको दे के उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडीज आ जाए। एंड देन यू हैव कंपोनेंट्स ऑफ द वायरसेस। सो कंपोनेंट्स मतलब टाइनी टाइनी जो टुकड़े हैं वायरसेस का, जो बहुत रिएक्टिव है, दे आर द वंस व्हिच आर मोस्ट ऑफेंसिव, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज। सो अल्टीमेटली क्या है, हमारे जो फोर्ट्रेस, हमारा एम्यूनिशन बॉडी का किस चीज में टारगेट हो, या किसी भी तरह, जैसे वी आर ट्राइंग टू लुक एट द चिंक्स इन द आर्मर ऑफ द वायरस, either the whole virus, which would be a Herculean task. So we are looking at a killed virus, so that you know the immune system को एक memory आ जाती है जी, तो ताकि अरे इसको मैंने रिकॉग्नाइज कर दिया, तो इसको यू नो व्हाट एवर कैमोफ्लेज इट इज, आई विल गो एंड किल दैट। हमारे साथ So it डॉक्टर is a अनिल mountain मैम, of हमारे साथ protection. डॉक्टर अनिल गुर्टू भी जुड़ गए हैं, जो कि Dr. Puneet प्रमुख- also is with us. हाँ, डॉक्टर जो कि प्रमुख हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। डॉक्टर अनिल, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। लेकिन मेरा सवाल डॉक्टर मिश्रा आपसे होगा कि जिस तरह से लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि फेज़ 3 में ट्रायल्स अभी चल रहे हैं और मैम ने खुद ही वॉलंटरीली उसको एडमिनिस्टर किया है खुद के अंदर, लेकिन सर बहुत से लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि जो वैक्सीन हम चाह रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कि भारत में जो बन रही है या फिर जो विदेशों में बन रही हैं भारत के सहयोग से, यहाँ भी उसको उस पर ट्रायल्स और उस पर काम चल रहा है, उसको स्टोरेज करने के लिए एक ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ रही है। कहा जा रहा है कि -70, -50, -20। क्या भारत इस तरह के टेम्परेचर में और इस तरह के जो कोल्ड स्टोरेज की अगर मैं बात करूं वो सक्षम है? और दूसरी बात कि अगर, चूंकि हमने ये भी कहा कि कुछ वैक्सीन जो है वो नॉर्मल फ्रिज टेम्परेचर भी काम कर सकता है और वो उस पर भी काम चल रहा है, तो भारत की स्थिति को देखते हुए कौन से वैक्सीन यहाँ पे लग रहा है कि वायबल हो सकती है बहुत दिनों तक? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और सबसे पहले मैं आता हूं आपके पहले सवाल के ऊपर, जो आपने टेम्परेचर से रिलेटेड सवाल किया है, क्या हमारी ऐसी क्षमता है। देखिए, कुछ वैक्सीन है जिनको बहुत ही ज्यादा ठंडे तापमान में रखने की जरूरत पड़ेगी, खास करके फाइजर की वैक्सीन है, मॉडर्ना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी वैक्सीन को -70 डिग्री की टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। जो अधिकांश वैक्सीन है वो -20 से लेके 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कहीं ना कहीं वैरी करेगा, और सबसे आइडियल वैक्सीन हमारे लिए वो होगी जो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में हम रख सकें। जहां तक भंडारण की बात है, देखिए, भारत विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश है, क्योंकि हमारे यहाँ हर साल आप देखिए लाखों करोड़ों बच्चों को हम वैक्सीन लगाते हैं, और भारत के दूर दराज के इलाकों में भी वैक्सीन लगाई जाती है। सारे बच्चों को, चाहे वो कहीं भी भारत में रह रहे हैं, सारे लोगों को हर साल हम करोड़ों की तादाद में वैक्सीन देते हैं। तो एक हमारा जो वो वाला नेटवर्क बना हुआ है वैक्सीन का लगाने का, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का और उनको रखने का, वो अपनी जगह प्लेस में है। सारी जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां के स्तर पर -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक की फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। जहां तक ये संभावना आ रही है कि जो भारत का अपना टीका बनेगा, ये हमें ऐसा उम्मीद है कि कोवैक्सीन को हम 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे शायद रख पाएंगे, और वो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो सामान्यतः फ्रिज का जो तापमान रहता है वो यही नॉर्मल फ्रिज का तापमान रहता है। लेकिन अगर -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रखने की नौबत आती है, तो हमारे पास अधिकतर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये सुविधा उपलब्ध है। फाइजर की वैक्सीन के लिए मैंने कहा जरूर -70 डिग्री सेंटीग्रेड की सुविधा, भारत तो छोड़िए, अभी अगर आप अमेरिका की बात करें तो उनके पास भी पूरे देश में शायद -70 की सुविधा उतने आराम से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये एक नया प्रोडक्ट है और इतने टेम्परेचर पर यूजली वैक्सीन को रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो रिसर्च में यूजली हम करते हैं, उस चीज में इतने कम टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। जी, हमारे साथ डॉक्टर अनिल जी भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप पूछें। Yeah, we are flooded with questions on social media also, and one of the questions is, Dr. Anil, Mr. Anil Basant is asking that is there a difference between the immune system of male and female, because he's saying that we have seen less female deaths by coronavirus. He's asking why is this so? In terms of vaccination response, there is no difference as far as we understand today. Death rates में फर्क है जी, वो क्यों है ये अभी हमें पता नहीं है पूरी तरह,
लेकिन ब्रॉडली देखा जाए तो ऐसा कोई इम्यून रिस्पांस में इतना सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है कि वैक्सीनेशन से रिस्पांस में कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा मेल्स फीमेल्स औरतों और मर्दों में। लगभग उतना ही रिस्पांस आने की संभावना है। जी। और सर डॉक्टर अनिल ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये जो वैक्सीन है और जब ये वैक्सीन पूरी तरह से मार्केट में आ जाएगी तो ये सारे एज ग्रुप के लिए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो बच्चे हो जवान हो बूढ़े हो, सबके लिए एक ही जैसा ये काम करेगी वैक्सीन, या फिर उनमें भी कुछ डिफरेंशिएशन देखा जा सकता है? देखा जा सकता है, और ये अभी पूरी तरह नहीं पता है। इसका अभी रिसर्च इस पे भी चलेगी। अलग एज ग्रुप जो बहुत छोटे हैं या उनमें कितना रिस्पांस आएगा ये अभी नहीं पूरी तरह पता है, और जब ये पता लग जाएगा तो उसके बाद ये साफ हो जाएगी बात। वैसे जो आम रेंज है हमारी 18 से 65 तक, उसमें तो पूरी तरह एक ही टाइप का रिस्पांस अभी तक लग रहा है, प्रोटेक्शन अच्छा है। And right, Dr. Padma, we are getting this question on social media that should India give emergency approval for the COVID-19 vaccine? Well, so this is already being debated in the DCGI. And but one thing, you see, the evidence is going to come now. So, you know, you don't have to really, we are almost in the last stage. So, moment it happens, they will give approval. And the way the whole world is progressing towards that. But please remember that there is a safety issue, that, you know, it's primarily do no harm. That is the most important thing in medicine. So I think if that is answered, you will get emergency approval. Yeah. जी। लेकिन डॉक्टर अनिल, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जो फर्स्ट जनरेशन की वैक्सीन आएगी मार्केट में, क्या वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए होगी, या फिर आपको लगता है कि जो सिम्टम्स दिखते हैं उसको वो और कम कर दे बजाय कि उसको प्रिवेंशन करे इस कोरोना से? वैक्सीन का मेन पर्पस तो प्रिवेंशन होता है, यानी बीमारी न हो। अब बीमारी होना न होना का भी एक पूरा स्पेक्ट्रम है। कुछ में बिल्कुल ही नहीं होएगी, कुछ में होएगी तो बहुत हल्की होएगी, और कुछ में होएगी बहुत हल्की होएगी और वो सिवियर यानी जानलेवा नहीं बनेगी। तो ये पूरा एक तरह का स्पेक्ट्रम आएगा, एक इंद्रधनुष, जिसके अंदर बिल्कुल नहीं, बहुत हल्की और जानलेवा बिल्कुल नहीं। तो ये सब प्रिवेंशन के दायरे में आएगा, यानी बचाव के दायरे में आएगा। वैक्सीन और इलाज के बीच में यही फर्क है कि इलाज मरीज को ठीक करता है, जिसमें वायरस आ गया वायरस को मारता है। वैक्सीन जो एक बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी आदमी है उसको बचाता है वायरस से, बीमारी संक्रमण लगने से। तो ये वैक्सीन से अगर लगने के बाद कुछ लोगों को होएगी भी तो जानलेवा नहीं होएगी, बहुत हल्की होएगी, और ये अभी देखना बाकी है। ये जो आगे अब रियल टाइम ट्रायल्स होंगी एक्चुअल लोगों में, कम्युनिटी में, तब ये ज्यादा पता लगेगा आगे जाके। लेकिन डॉक्टर अनिल, अगर सवाल ये भी आ रहा है कि अगर ये वैक्सीन किसी को लग गई और क्या लगने के बाद भी कुछ एक सर्टेन पीरियड के बाद क्या ये संभावना है कि वो फिर से वो व्यक्ति री इन्फेक्ट हो सकता है इस वायरस से? अगर हम क्लासिकली देखें तो जिस पीरियड तक वैक्सीन इफेक्टिव है ये अभी पूरी तरह नहीं पता है, 9 महीने, 1 साल, 2 साल, उस दौरान अगर दोबारा वायरस मुझसे लगता है तो संक्रमण की संभावना बहुत बहुत कम है, और अगर लगता भी है तो इतनी हल्की होएगी कि वो कोई खतरा नहीं बनेगी मेरे लिए। तो वैक्सीन इफेक्टिव तो 94% है, 90% है, 94% है जो एफिकेसी है, और इफेक्टिवनेस यानी रियल वर्ल्ड में जो असली दुनिया है उसमें कितना प्रभावशाली है ये, तो लगभग ये 90 से ऊपर आ रहा है अभी तक जो देखा गया है। तो ये कितने दिन तक रहेगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 9 महीने, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन जितने दिन तक रहेगी, 1 साल, 2 साल, उतने दिन ये अच्छी रहेगी और बचाव करेगी हमें, इसकी कोई दो राय नहीं है।
And Dr. Puneet, also we have seen, like Asim was also asking, we have seen cases of reinfection. There were like 35 cases in Bengaluru noted yesterday, and also the cases have been increasing continuously in the national capital, Delhi. But you know the ground situation better. Are we going at the right track, and what is the ground situation? Good thing that the recovery rate is rising continuously? Yes, if you see, for India, the recovery rate is very good, and we are able to keep our mortality rate very low. The thing is, if infection is there, it's widespread, and people they are getting infected. So what we want? We want that we can reduce the mortality, and that is our motto. And if you see, if you compare the mortality in our country as compared to Western countries or Europe, mortality is really low, and the recovery rate is quite high. So it means if people they are getting infected with this virus, there are very high chances that they will recover, and most of them they are recovering well. So that is a good news. As long as you are asking about the reinfection, yes, there is evidence that reinfection can occur, but I don't think it is that much widely prevalent. Although there are evidences, we have now scientific data which suggests that reinfection can occur, and that also poses a question about the use of vaccines and how often would we require second dose, or whether vaccine would be effective for 1 year, 6 months, 2 years, lifelong. So there are many questions which we need to answer, and we are seeking the answer of these questions. Research is going on. But yes, evidence of reinfection is there, though it's not that much common, but yes, it is there. जी, लेकिन डॉक्टर पद्मा, हमें ये सूचना दी जा रही है कि शायद आपको कहीं जाना है, और लेकिन मैं आपसे बहुत एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा, उसके बाद आप जा सकते हैं इस कार्यक्रम से। मैम, ये कि जिस तरह से अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में लगातार मामले अभी बढ़ रहे हैं, पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन जो लोग दिल्ली के व्यूअर्स हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या पोल्यूशन भी एक मेजर फैक्टर है इस मोर्टेलिटी में? सर बिल्कुल सही है। इनफैक्ट बहुत सारा एविडेंस अभी आ रहा है। पोल्यूशन इज अ वेरी बिग फैक्टर। इनफैक्ट वो जो फिजिकली भी उन्होंने देखा कि जो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स जो होता है 2.5, दे आर द पीएम, द साइजेस एंड द वायरसेस, the actual viral load onto these particles, they sort of make it stay in the atmosphere. तो वो जो इन्फेक्टिविटी की जो चांस है, जो हमारा जो एक्सपोजर की चांस है, बढ़ रहा है। एंड ये एक्चुअली एविडेंस है, और अभी की बात मैं नहीं कर रही हूँ। लंदन में देयर वर पार्ट्स ऑफ लंदन जिसमें पोल्यूशन ज्यादा था, सो दे कोरिलेटेड विद द पार्टिकुलेट मैटर एंड मोर्टेलिटी, द डेथ्स। तो पहले वाले पीक में ना, तो उन्होंने देखा कि जिस एरिया में पोल्यूशन ज्यादा है वहां ज्यादा डेथ्स है, ज्यादा इन्फेक्शन है, एंड दिस हैज बीन सीन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और वो हम यहाँ भी, सो इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज इजी टू इमेजिन। तो देयर इज अ डेफिनेटिव कोरिलेशन सर। सो इसमें पूरी तरह सिविक सेंस हमारा सबका रोल होगा कि उसको कम करें, डेफिनेटली। Rightly put forward by you, Dr. Padma. Thank you so much for your precious time. Thank you. चलिए, हमारे साथ लेकिन दो बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गुर्टू हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर पुनीत कुमार मिश्रा वो भी जुड़े हुए हैं। लेकिन डॉक्टर अनिल, कुछ रिपोर्ट्स कुछ दिनों पहले मैं ये अखबारों में ये बातें पढ़ी थी कि ऐसे देश, अभिषेक, जहाँ पे जो हाइजीन का लेवल है वो बहुत ही कम है, वहाँ पे जो फर्टिलिटी मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है बनिस्बत उन देशों के जो बहुत ज़्यादा अपने आप को हाइजीन रखते हैं, बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं। तो डॉक्टर अनिल, मेरा सवाल आपसे यही होगा कि क्या ये बात सही है कि जिन देशों में जो हाइजीन का लेवल है, सोशल लेवल, वो बहुत उतना अच्छा नहीं है, वहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम देखा गया है बजाय कि यूरोप के और अमेरिका के? ये एक संभावना है, अभी तक पूरी तरह स्थापित नहीं कर पाए हैं, इसकी पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि जैसे अफ्रीका है और एशियन रीजन है, अफ्रीकन रीजन है, जहां पर कि आमतौर पे बीमारियां और एलर्जीज और आम बीमारियां बचपने में ही सबको लग जाती हैं। हाइजीन से नहीं, मतलब जैसे कि वैक्सीनेशन कम हुआ अगर, या बचपने में ही बहुत सारे वायरसेस, कोरोना के ही 4 और वायरसेस हैं जो बहुत पुराने लंबे अरसे से हमें घूम रहे हैं और छींक, खांसी, जुकाम वाला बुखार करते रहते हैं बचपने में। ये भी कोरोना वायरस हैं, 4 हैं ऐसे।
जो कि काफी पुराने हैं, 60 दशक से। तो ये क्योंकि यहाँ हाइजीन इन द सेंस कि कम प्रोटेक्शन रखते हैं, हम खेलते ज्यादा हैं, मिलते ज्यादा हैं, धूल मिट्टी में ज्यादा खेल लेते हैं, मिल लेते हैं बचपने में, तो वहां से ये वायरसेस हमें पहले ही एक छोटी उम्र में लग जाते हैं। तो उससे कोरोना वायरस की जो इम्यून मेमोरी है, जो याददाश्त हमारे प्रतिरोधक सिस्टम में आ जाती है, मेमोरी याददाश्त, वही उन वायरसेस से जो कि बहुत हल्का संक्रमण करते हैं, 4 किस्म के हैं कोरोना, वो बचपने में सबको लग चुके हैं या लगते जाते हैं। तो जब तक हम बड़े होते हैं वो याददाश्त हमारे प्रतिरोधक इम्यून सिस्टम के अंदर समा जाती है, और जब ये दोबारा ये जो नया संक्रमण लेकर जो वायरस आया है कोविड-2, कोरोना वायरस COV-2, ये जब आता है तो वही याददाश्त कुछ हद तक हमें शायद बचा रही है। ये अभी पूरी तरह से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक तरह का ये एक तरह की थ्योरी, एक तरह का हाइपोथेसिस है जो कि रखा गया है। No, but is it related to somewhere herd immunity that you're trying to say? No. It has nothing to do with herd immunity. Okay. It has to do with a background scatter prevalence of immunity developed from the 4 other strains of coronaviruses, which have been circulating in our community for past 2-3 decades. They've been around a while. So, because as a child, I go out and play in mud and on streets, I mix freely with children, not too much of segregation and sanitization. So it's likely that I have already been exposed to those 4 coronaviruses in my childhood, because the sanitization standards are not as compartmentalized, as strict here. And that's probably acting for some good to me. And those viruses, 4 other coronaviruses that have imparted into my immune system a memory, and that memory has been implanted and persists today, and that probably that memory is reactivated again once it confronts this new corona SARS-CoV-2 virus, and to some extent it may be protecting me against this as well. This is a theory, it's a hypothesis, not yet proved conclusively. It's one of the speculation why in the Afro-Asian region the death rates are rather so low compared to the Euro-American region. And also, Aseem, there have been cases where people are getting affected in the sense that they are getting common cold and cough, but they are not, especially elders, they are not going for the test. Dr. Anil, I mean, what do you want to tell these people, especially elders? They have common cough and cold, thinking that we have been getting this, we get this every year. They might get confused this with seasonal flu also. What do you want to tell them? Should they go for the test urgently if they are comorbid? Yes, so the current season sees an overlap of 4 or 5 different factors which give rise to more or less the same presentation: fever, cough, and cold and body aches. These could be allergies, which are active right now. This could be pollution related inflammatory stress, which is active right now. This could be several common cold viruses, which includes 4 older coronaviruses also, and other common cold causing viruses. And this also is the time when influenza virus, H1N1 and other influenza viruses, which are different, are also active, along with the dreaded coronavirus. So all these 5-6 factors overlap, and they give rise to more or less the same spectrum of symptoms: fever, low grade, cough, running nose, blocked nose, pain throat, fatigue, and body aches and pains. It comes suddenly. Now, what as a doctor we can make some sense trying to differentiate these 3-4 from each other, whether it's allergy, pollution, common cold virus, influenza, or corona. However, as if I were to be a general public person who's not a doctor, I would not risk in deciding and judging on my own terms and coming to the conclusion this, okay, after all, this fever and this thing, cough is the usual fever and cough I've been getting every winter for the last 10-20 years, so might as well rest at home. Today, such a conclusion, such a judgment by a common person who's not a doctor could prove disastrous. So today my advice would be, if you get fever, cough, fever, pain in throat, fever, blocked nose, pain in throat, with lot of body aches, pains, fever, diarrhea, or loss of smell or taste, you get any of these with fever,
Do not assume it is the usual common cold. Yeah. It might be, but do not assume. Go out, get yourself tested. The test is the most important strategy to save myself and to save others in my family and to save my community in which I Ji. live. Test. But Dr. Anil, some And- people would say that there is no treatment. There is no treatment as such. They'll give you multivitamins and vitamin D and vitamin C. Then there is no point. No, I mean, even if you get tested, even if you are turned positive, then also the treatment will be the same. And if they don't go for test and they think that they are COVID positive, they are isolating themselves and they are wearing masks and following all government protocols. I mean, it's almost the same. But the stigma that is attached, that the society will accept them or not, that is the biggest reason that they don't want formally the corona positive attached to their name. बिल्कुल As far as stigma goes, today the stigma has weakened under the impact of the circumstance. Practically every world leader, everyone of any importance today has already has been afflicted with corona and has recovered. And that's before us in the media all over the world. So when the Ji. top leadership, the most celebrated figures, everyone who's of someone has already got it all over the world. So to that extent, under the impact of that practical perception, the stigma has definitely weakened. If they can, I Ji, Dr. can, Anil. so can he. So what's the big issue when everyone is getting it all around? So stigmatization has come down for good for some time, for some this thing. The other is sitting out at home. Ji. Now it is important to remember that today बिल्कुल testing is treatment. If Yeah. I get myself tested, it's not for me alone. It's those other 10, 25 people who बिल्कुल have और been डॉक्टर ने exposed. लगातार ये बात सरकार भी कहती रहती है कि अगर आप में किसी भी तरह का इस तरह का कोई लक्षण हो तो आप जाइए कम से कम That's right. टेस्ट कराइए। टेस्ट कराने से एक तो ये होगा कि पता चल जाएगा कि आप इन्फेक्टेड हैं कि नहीं। अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आप अपने आप बाकियों को को। आइसोलेट कर लीजिएगा और बाकी को इन्फेक्ट नहीं कीजिएगा। ये बहुत अहम बातें आप करें। लेकिन डॉक्टर पुनीत मिश्रा, चूंकि आप जो इस वक्त फेज 3 की ट्रायल चल रही है वैक्सीन की, उसके साथ आप लगातार जुड़े हुए हैं। सर, मेरा सवाल यही होगा कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वॉलंटरीली, उनको कैसे वो जो सैंपल साइज आप लोग लेते हैं या फिर जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं वो लेते हैं, क्या कुछ उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या कुछ फॉलो करना चाहिए? और जो लोग ले लिए डोज, उसके बाद जब सेकेंड डोज लेते हैं तो इसके बीच में भी उन लोगों को किस किस तरह की चीज़ों को फॉलो करते रहना चाहिए? देखिए, जो ट्रायल के विभिन्न फेज होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के लोगों को हम इनरोल करते हैं। तो मैंने बताया कि फेज 1 और फेज 2 ट्रायल जो पहले सेफ्टी के लिए ट्रायल होता है और दूसरा ट्रायल जो इफिकेसी देखते हैं, उस वक्त हम हेल्थी वॉलंटियर्स को इनरोल करते हैं। और जब हमारा फेज 3 ट्रायल होता है तो हम करीब जो रियल सिनेरियो होता है उसमें से लोगों को इनरोल कर रहे होते हैं। तो मैंने बताया कि जब फेज 1 और फेज 2 ट्रायल था तो हमने सिर्फ उन लोगों को लिया, बहुत ही स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स थे जिनको कोई बीमारी नहीं थी या एक सर्टेन एज ग्रुप में थे और सब तरीके से स्वस्थ थे, क्योंकि हमें तब तक इसकी सेफ्टी के बारे में नहीं मालूम था, इसकी इफिकेसी के बारे में जानकारी नहीं थी। तो जब पहला और दूसरा चरण इसका पूरा हो गया, जिसको हम फेज 1 और फेज 2 करते हैं, तो फेज 3 ट्रायल में हमने उन अभी जो एक नॉर्मल सिनेरियो होता है कि जिसमें वृद्ध लोगों को भी हम लेंगे, ऐसे लोगों को भी लेंगे जिनको साथ में कुछ कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो सभी प्रकार के लोगों को हम इसमें इनरोल कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि सेफ्टी का कोई बहुत बड़ा कंसर्न इसमें नहीं है। जी। जहां तक बात आती है कि किस प्रकार से हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, देखिए जब हम किसी व्यक्ति को वैक्सीन की पहली खुराक दे रहे हैं तो सबसे पहले हम उनको 30 मिनट के लिए अपने सामने बैठा के रखते हैं उसी सेंटर में जहां पर हमने वैक्सीन दी है, वहां पे डॉक्टरों की निगरानी में रहते हैं। उसके बाद 7 दिन तक के लिए उनको प्रतिदिन फोन से हम जानकारी लेते रहते हैं कि उनको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, कोई उनको दिक्कत तो नहीं हुई है। अगर उनको दिक्कत होती है तो तुरंत ही हमारे चिकित्सक उसको विजिट करते हैं। ज्यादा अगर जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से पूरी इसमें एक प्रणाली होती है, क्योंकि किसी भी वैक्सीन का अप्रूवल जब भी मिलता है रेगुलेटर से, जब उस प्रणाली को पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इस चीज के लिए इंश्योरेंस दिया जाता है कि बड़ी से बड़ी अगर चिकित्सा की कोई भी जरूरत पड़ती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो वैक्सीन के स्पॉन्सर्स हैं उनकी तरफ से कराई जाएगी। तो हम डोज देने के बाद उनको बताया कि अपने पास लेते हैं, फिर 7 दिन तक लगातार उनकी हालत पर नजर रखते हैं और उसके बाद बीच में समय समय पर हमारे जो वर्कर्स उनसे बात करते रहते हैं, उनको नंबर दे के रखते हैं। लेकिन डॉक्टर मिश्रा,
जी आपने बताया कि जो सैंपलिंग होती है उसमें हम हेल्दी लोगों को ही आप सिलेक्ट करते हैं, लेकिन चूंकि जब ये वैक्सीन अप्रूव हो जाने के बाद तो क्या हेल्दी फिर क्या जो अनहेल्दी है सबको ये एक समान लगनी होती है वैक्सीन। तो क्या, मेरा ये सवाल होगा मेरे मन में ये कि क्या अगर सैंपलिंग में अगर कुछ ऐसे लोगों को भी सिलेक्ट किया जाए पर्टिकुलर डिजीज से जो लोग ग्रस्त हैं, कोमॉर्बिडिटी में हैं, उन पे भी देखा जाए किस तरह की प्रतिक्रिया उसके बॉडी से आती है और उसके बाद फिर उसको आगे के फेज में लोगों को लगाया जाए, तो इसमें अगर मिक्स अगर सैंपल रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होता है या फिर आप सिर्फ एक ही टाइप के सिर्फ हेल्दी लोगों को सिलेक्ट करना वो ज़्यादा अच्छा होता है? बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा। मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों के जहन में शंका होगी इस चीज के बारे में। देखिए, मैंने कहा जब तक फेज 1 और फेज 2 होता है हम हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं, और जो ये फेज 3 ट्रायल होता है इसमें हम नॉर्मल सिनेरियो में कर रहे होते हैं। तो फेज 3 में हमने ऐसा नहीं रखा हुआ कि सिर्फ हेल्दी वॉलंटियर्स को ही लेना है। फेज 3 में हमारे पास जो लोग भी आ रहे हैं, चाहे उनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, चाहे वो 65 ईयर्स से ऊपर के हैं, जो भी क्राइटेरिया है, हम सारे लोगों को दे रहे हैं इसमें वैक्सीन, और ये देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट विभिन्न जो एज ग्रुप है उसमें क्या होगा। क्योंकि देखिए फेज 2 और फेज 3 में क्या डिफरेंस होता है। फेज 2 में हम सिर्फ हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं, बहुत छोटा सैंपल होता है, हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं और उनके ऊपर हम किसी चीज का इफेक्ट देख रहे होते हैं। फेज 3 में हम ज्यादा बड़ा सैंपल साइज लेते हैं और जो रियल सिनेरियो होता है उसमें लोगों को ले रहे होते हैं। तो रियल सिनेरियो जैसे कि आपने बात की कि जब हम जाएंगे तो हमें कुछ लोग कोमॉर्बिड, कुछ वृद्धावस्था के मिलेंगे, कुछ और बीमारियों से ग्रसित मिलेंगे, तो हम सारे लोगों को इस फेज 3 ट्रायल में सम्मिलित करते हैं और वो सम्मिलित किया जा रहा है इस फेज 3 ट्रायल में। इसमें सारे लोग लिए जाएंगे और जो उनमें अलग अलग लोगों में कैसी अगर कोई प्रतिक्रिया अलग से आ रही है, सपोज हमें ऐसा मालूम चल रहा है कि जिनकी एज ग्रुप कम है या जिनकी एज ग्रुप ज्यादा है उसमें इम्यूनिटी के पैटर्न डिफरेंस है, या जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले हैं या नॉर्मल कंडीशन है उनके इम्यूनिटी में डिफरेंस है, तो ये सारी चीजें हमें इस जो फेज 3 ट्रायल है इसके द्वारा मालूम चलेगी। इसीलिए हम लोग फेज 3 ट्रायल कंडक्ट करते हैं और इसीलिए हम उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि जब फेज 3 का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ही इस And टॉपिक के लिए लाइसेंस किया जाएगा। जी। Yeah, and Dr. Puneet, you mentioned about the side effects also. You check whether someone who has been inoculated, he has faced any side effects or not. We spoke with Dr. Padma also. She was very happy that she did not face any side effect, not even nausea, diarrhea, any vomiting or maybe a mild fever. We want to know from you, has anyone, people who have been the volunteers, they have faced any significant, any strange side effect? See, Dr. Padma, she has participated in phase 3 trial and she got vaccine on this week only. The thing is, if anyone, not only at our center at AIIMS, but all across the country, if they get any of the side effects, there is a process by the regulatory authority that side effect has to be reported in certain period of time, like to the center within 24 hours, then we report it to our ethics committee. And not only to our ethics committee, within 7 days, it should be reported to all the ethics committee and all the sites all over the country. So there is a mechanism through which we observe during phase 1 and phase 2. There were very mild side effects in certain people, like pain at the injection site. So that is, when we give injection, that is a very common, whether you give a vaccine or you give any drug, there might be pain, there might be redness. So most of the side effects, they were very, very, expected kind of thing, and there was no serious thing has happened at our site at AIIMS. So what I would say that yes, there is a mechanism through which we observe, and we at our AIIMS site we haven't witnessed any severe adverse events. They are called SAE. Good to know. Yeah. And there is a special emphasis for that, and there is a mechanism, whole mechanism through which we observe them. And if there is any severe adverse event occurs, then there is a body called DSMB, Data Safety Monitoring Board. It goes to them, and they have all the authority to stop the trial or to unblind the trial or whatever is required. So there is a complete set of mechanism to make things safe for our people. जी। डॉक्टर अनिल और डॉक्टर मिश्रा, चूँकि हमारे पास इस कार्यक्रम में समय की कमी, एक छोटा छोटा सवाल और उसके छोटे छोटे जवाब मैं आपसे चाहूँगा कि सर, जब तक ये वैक्सीन नहीं आ जाती, लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ही अभी एक वैक्सीन के तौर पे सिर्फ समझा जाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो दर्शक, जो लोग अभी भी इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? डॉक्टर मिश्रा। मैं सिर्फ यही कहूँगा, देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी
सारी जनता से आग्रह कर चुके हैं, बराबर आग्रह कर रहे हैं, करबद्ध होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी बना के रखें और मास्क का उपयोग करें, अपने हाथों को अच्छे से धोएं, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती है या कोई भी प्रभावी चिकित्सा उपलब्ध नहीं होती है तब तक ये जो उपाय हैं ये अत्यंत कारगर हैं। मैं यही कहूंगा जो नागरिक जागरूक हैं वो जागरूक रहें, और साथ ही साथ प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि जो जागरूक नहीं है उनको भी जागरूक करें। अगर आप अपने आसपास में, पड़ोस में, कार्यस्थल पे किसी को ऐसा देखते हैं तो आप भी इसी प्रकार से कार्य करें, क्योंकि जो पुलिस है या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकती है। मेरा सबसे अनुरोध है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अनुरोध है उस पर जरूर अमल करें, क्योंकि वो हम सबके लिए भलाई का कार्य। And also, Aseem, good news announced by the Union Health Minister, also Dr. Harshvardhan. Dr. Anil, that we might get a vaccine in the first quarter of 2021. So, till that time, for the next maybe 4-5 months, we need to follow all the government protocols. Yes, until then, as Dr. Mishra said, and even after we get vaccinated, we still need to follow the same 3 protocols, because having a vaccine is no guarantee that I might not again get infected or reinfected by some other mutant strain of the same virus. So before vaccine, after vaccine, the strategy of what Dr. Mishra does, just say the 3 behaviors, COVID safe behaviors, they will have to be maintained even after the vaccine is around. Absolutely. Sense of responsibility. Sense of responsibility that you are saying, that we ourselves need to be very, very responsible enough. We'll end it here. Dr. Puneet and Dr. Anil, thank you so much for giving us your precious time. Thank you. तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना है, लेकिन जिस बात का जिक्र विशेषज्ञ डॉक्टर ने भी कहा और लगातार हर कोई कह रहा है, प्रधानमंत्री ने अपील की है कि जब तक ये वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक आपको जो 2 गज की दूरी है, बार बार हाथों को धोते रहना है, मास्क का यूज़ करना है। तो ये जो कुछ जो प्रोटोकॉल्स है उसको आप पालन करते रहिएगा, तो आप यकीन मानिए इस कार्यक्रम इस बीमारी से आप बच सकते हैं। और लगातार जिस बात का जिक्र हमारे विशेषज्ञ भी कर रहे थे कि देखिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग पहनते तो हैं, लेकिन अभिषेक देखते होंगे कि यहाँ लटका होता है या फिर पहनते ही नहीं है। ये कुछ गलत एटिकेट्स हैं, इसको आपको सही तरीके से पहनना चाहिए, तभी आप इससे बच सकते हैं। और लगातार अपने हाथों को आप धोते रहिए, और 2 गज की दूरी लगातार, देखिए सरकार भी कहती है कि आप अगर 2 गज की दूरी बनाए रखते हैं और इन प्रोटोकॉल्स का पालन करते हैं तो एक तो आप खुद भी बच सकते हैं, और जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, जो आप बहुत ही जिनको आप चाहते हैं, उन्हें भी आप इस कोरोना की इस भयंकर महामारी से बच सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो कि Absolutely. And also Prime Minister Narendra Modi visited the Zydus Biotech Park in Ahmedabad in the morning and also reviewed the development and the manufacturing process. We also have Dr. Anil and Dr. Puneet. Again, they are with us, and we are getting this information that we need to extend it. Dr. Puneet, डॉक्टर अनिल हमारे साथ हैं। डॉक्टर अनिल, आप हमारे साथ हैं? हाँ, देखिए वही मैं कह रहा था कि लगातार प्रधानमंत्री भी आज खुद वो गए हैं और जायजा ले रहे हैं देश के 3 अलग अलग जगहों पर, अलग अलग संस्थानों में जाकर, कि किस तरह से भारत में वैक्सीन की प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ रही है, कब तक ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, कब तक ये मार्केट में आ जाएंगी और लोगों को ये वैक्सीन लग जाएंगी। लेकिन जब तक कि ये वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से लोग, चूँकि अभी भी एक मिथ कह लीजिए सर डॉक्टर अनिल, की ये लोग कह रहे हैं कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो बिना मास्क के ही घूमेंगे, हम हाथ नहीं धोएंगे, हम कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, और देखिए मैं इतने 6 महीने हो गए, मैंने तो इसका कोई प्रोटोकॉल का पालन किया भी नहीं और मुझे हुआ भी नहीं। तो ये ऐसे लोग हैं, इन्हें कैसे समझाया जाए कि भाई आप भी इन्फेक्ट हो सकते हैं और आपके वजह से आपके परिवार के लोग, आपके आसपास के लोग भी इन्फेक्ट हो सकते हैं? हाँ, तो मास्क जब हम पहनते हैं तो मास्क 2 तरह से काम करता है। एक तो मेरा मास्क आपको मेरा संक्रमण लगने से बचाता है, पहला, और दूसरा मेरा मास्क आपसे निकले हुए संक्रमण वायरस मेरे नाक तक पहुंचने से मुझे बचाता है। तो एक मास्क 2 काम, आप बचे मेरे मास्क से, मैं बचा अपने मास्क से और आपके मास्क से भी। सो मास्क इतना ज्यादा इफेक्टिव है, इतना ज्यादा काम करता है कि इतना सरल और सस्ता इलाज है कि एक मास्क
सिर्फ एक मास्क अगर लेकिन सब डॉक्टर पहने- अनिल, ये लोग कह रहे हैं कि देखिए मैं स्वस्थ हूं, मैंने अभी टेस्ट करवाया है, मैं नेगेटिव हूं, और जो सामने वाला है वो अगर मास्क लगाए हुए है, ठीक से प्रॉपर तरीके से मास्क लगाए हुए है, तो मुझे फिर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो लगाए हुए है, अच्छे से लगाए हुए है, और मैं चूंकि नेगेटिव हूं इसलिए मुझे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो अगर मैं ये ऐसा सोचता हूं तो जाहिर है कि आप भी थोड़े दिन में ऐसा ही सोचने लगेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे को देख के अपना व्यवहार बदल लेते हैं। तो अगर मैं निकलता हूं मास्क पहन के और देखता हूं 2, 3, 4 लोग, फिर 5 लोग जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ और वो स्वस्थ घूम रहे हैं, तो मुझे लगता है मैं भी सेफ हूं, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो ये एक स्वाभाविक व्यवहारिक बदलाव आता जाता है औरों को देख देख के। तो इसीलिए सबको मास्क में डालना उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही जरूरी है जितना कि आगे वैक्सीन की इंतजार करना। इस वक्त मास्क, क्योंकि मेरे को, और अगर मैं ये मान के चलूं कि मुझे हो भी गया तो क्या है, मैं तो स्वस्थ हूं, मुझे डायबिटीज नहीं है, और मेरे को हल्का सा बीमारी होएगी या नहीं भी हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सवाल वहां का नहीं है। सवाल यह है कि मैं एक श्रृंखला से जुड़ जाता हूं। अगर मास्क नहीं लगाया हुआ है तो मैं एक ऐसी श्रृंखला से जुड़ जाता हूं, ऐसी चेन से जुड़ जाता हूं जिसके जरिए ये वायरस पूरे समाज में, समुदाय में फैलता है। तो मैं तो ठीक रहा, लेकिन मैं एक माध्यम बन गया एक श्रृंखला का, उस श्रृंखला का, बढ़ती हुई श्रृंखला का, जिसमें वायरस पूरे समाज में फूट गया, फैल गया। तो यहां एक नैतिकता का सवाल बन जाता है, ये सामाजिक नैतिकता का, कि मैं अपने लिए ही जी रहा हूं या और भी मेरे लिए कुछ मायने रखते हैं, और आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये लगेगा ही लगेगा और मैं भी फंस जाऊंगा। तो ये कहना कि आज मैं तंदुरुस्त हूं, ठीक हूं, मुझे तो कुछ होएगा नहीं, आज ठीक है, मैं ठीक साबित हो गया, अपने आप को ठीक साबित कर लिया, और मैं बिना मास्क के घूम आया, कल भी गया बिना मास्क के घूम आया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज, कल, परसों, तरसों आएगा, और जब ये आएगा तो ये मुझ में भी आएगा और मेरे घर में और लोगों को भी आएगा, और जिन जिन लोगों से मैं उस दिन मिला, बस में बैठा, इधर बैठा, उधर बात की, उसके साथ मिला, उन सबको आ जाएगा। तो हमें उसकी सोचनी है कि सोचना वैसे है कि इसका असर समाज पे, समुदाय पे कितना भयभीत होता है, कितना खतरनाक होता है। तो वो नजरिया अगर हम रखें तो ये नैतिक नहीं बनता, नैतिकता के उसमें नहीं आता दायरे में कि मैं अपना मास्क। डॉक्टर अनिल, एक जानकारी आ रही है, चूंकि प्रधानमंत्री लगातार गए हैं और हैदराबाद में इस वक्त हैं, और वहां से एक जानकारी आ रही है। अभिषेक, Prime Minister Narendra Modi visited the Bharat Biotech facility in Hyderabad. PM Modi is on a 3-city visit to review the vaccine development and manufacturing process. People came in large numbers to greet the Prime Minister as he came out of the Bharat Biotech facility in Hyderabad. Prime Minister will also visit Serum Institute of India in Pune later in the evening. And earlier, PM Modi has visited Zydus Biotech Park in Ahmedabad in the morning. तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हैदराबाद स्थित जो भारत बायोटेक है उस संस्थान का दौरा किया, और उन्होंने वहाँ के वैज्ञानिकों के साथ, डॉक्टर्स के साथ उन्होंने बातचीत की। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनके आसपास तमाम डॉक्टर्स, वैज्ञानिक वहाँ पे मौजूद हैं, और क्या कुछ, खासकर कोवैक्सीन की बात करें तो क्या कुछ किस स्टेज में तो लगातार प्रधानमंत्री ये खुद से कोशिश है कि किस तरह से भारत में जो वैक्सीन किस स्टेज में है, किस तरह की तैयारी चल रही है, कब तक ये आ जाएगी, कब तक सभी लोगों को लग जाएगी, इस दिशा में जानकारी लेने के लगातार वो पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद की यात्रा पर हैं। और ये एक सुकून पहुंचाने वाली तस्वीर है किस तरह से प्रधानमंत्री खुद अपने स्तर पर इस पूरी तरह की जानकारी ले रहे हैं। अभिषेक, Absolutely, and personally, Prime Minister Narendra Modi, he is reviewing the preparedness of the vaccine development and also overseeing the vaccine, the overall development. That's all we have in this news bulletin. Stay tuned. जी, हम डॉक्टर अनिल का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डॉक्टर अनिल हमारे साथ जुड़े और इस बहुत ही अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।